हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे खाटू स्वयं ऑनलाइन क्लासेज में। मैं कुमार धर्मवीर आप लोगों के बीच आप लोगों को पढ़ाने वाला इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग पहला चैप्टर की थ्योरी नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर थ्योरी देख लीजिएगा, लिंक मिलेगा मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। आज कुमार धर्मवीर भैया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है चैप्टर नंबर 1। देखिए कौन सा क्लास का है, सारी बातें को हम लोग पहले समझ लेते हैं और क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले वो समझेंगे। देखिए क्लास 10th का है, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था का है, चैप्टर नंबर 1 है बाबू, चैप्टर नंबर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। इनके विकास का इतिहास में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बने हैं सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पेपर में खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल है। आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आया है और सारे को हम लोग बढ़िया तरीके से देखेंगे। और इसको देखने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ मोटिवेशन लाइन रहता है। हर क्लास की शुरुआत मैं एक नई मोटिवेशन लाइन से करता हूं। आज में मेरी एक नई मोटिवेशन लाइन है, उसको ध्यान से सुनना है और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को गोली की तरह देखने वाले हैं और गोली की तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मोटिवेशन लाइन को देखना है। पहले मोटिवेशन लाइन है कि जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने का हिम्मत रखते हैं। कभी भी हताश मत होना जिंदगी में, और हताश जिस दिन हो गए उस दिन समझ जाना कि आपकी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन आप हताश होकर भी उठ गए और अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर लिए, तय मानिए कि आपका मंजिल मिलना तय है। तो जिंदगी में गिरने से कभी मत डरिए क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने का हिम्मत रखते हैं। अब हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन के साथ तगड़े तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं। मेरा सवाल एक रहेगा, जवाब कई रहेगा, ध्यान से देखना। आइए हम लोग पहला सवाल पर चलते हैं। देखिए पहला सवाल है मेरा, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। सवाल है बाबू, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि औद्योगिक और डी में इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र की बात किया है तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र हम आपको बताए थे कि निम्न में से जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका कृषि है। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र की और एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है बाबू, इसमें पशुपालन भी आता है, पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है, मछली पालन भी आता है। कौन पालन? मछली पालन भी आता है, मछली पालन, और खनन भी आता है। कौन सी आता है? खनन मतलब खनिज। ये जो है एग्जाम्पल याद रखना है, किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ये मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से मिलता है। किससे मिलता है? प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ये है, प्राकृतिक रूप से। ठीक, तो ये भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे कहाँ चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां निजी व्यक्ति और समाज दोनों का अधिकार होता है उसे हम लोग निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर निजी व्यक्ति और समाज दोनों का अधिकार होता है, और समाज दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अमेरिका होगा? नहीं होगा। चीन होगा? नहीं होगा। भारत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है बाबू? अगला आपका है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है उपराष्ट्रपति, डी में मुख्यमंत्री। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। आइए योजना आयोग की कुछ बात हम लोग करते हैं। देखिए ये योजना आयोग जो है इसका पहले आप लोग बताना है कि इसका गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बोलेंगे 1950 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नाम बदलकर इसका क्या नाम कर दिया गया है? नया नाम नीति आयोग कर दिया गया। कौन सी कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। आपसे सवाल ये पूछे कि पहले जो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ये कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। कब? तो 1950 में, और 1950 में यही अध्यक्ष रहे थे। कौन रहे थे? तो यही अध्यक्ष रहे थे। किसके? तो योजना आयोग के। गोली की तरह हम लोग सवाल देख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। आपको बस अर्थे लाइक करते जाना है और कमेंट बॉक्स में हर एक सवाल का आपको आंसर बताते जाना है। चलिए अगला सवाल है, नरेगा अधिनियम कब आया? नरेगा जो है अधिनियम हमारे भारत में कब आता है, ये आपको बताना है। तो नरेगा जो अधिनियम आता है 2005 में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब मनरेगा कर दिया गया? क्या? नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका मनरेगा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया भैया? तो मनरेगा कर दिया गया है। ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? आपको ये बात याद रखना है कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। वो हमारा राज्य जो है बिहार, वो कहने वाले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। आपके इनके बारे में 2 पॉइंट याद रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल ऑफ द मैन कहा जाता है। मिसाइल ऑफ द मैन कहा जाता है। मिसाइल ऑफ द मैन कहा जाता है किन्हें? तो इसे कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इन्हें एक और कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटॉमिक टेलर मशीन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि एटीएम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि एटीएम जो है इसको जारी कौन करता है, इसको जारी कौन करता है, और एटीएम जो है इसका कार्य कितना समय के कैसे कार्य करता है ये, और एटीएम में कितने अंक है। ये सवाल आपके लिए, ये 3 सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने क्या बोला कि एटीएम जो क्या कौन एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। हमने सवाल यहाँ पर ये पूछा कि जारी कौन करता है? तो बैंक करता है, और ये बैंक जारी करता है कौन? और ये प्लास्टिक का कार्ड होता है। कैसा कार्ड होता है? प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें 24 घंटा किसी भी समय हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका कार्य होता है 24 गुने 7, मतलब 24 आवर 7 दिन, यह इसका कार्य। इसमें आपको बताना अंक, ये आपके लिए हम सवाल छोड़ रहे हैं। आपको बताना अगर आपके पास एटीएम है तो एटीएम में अंक गिन लीजिएगा और उसमें गिन कर बताइएगा कि इसका अंक कितना होता है। ये आपके लिए सवाल छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था। 1951, 1958, 1960, 1966। देखिए बाबू, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना आया था 1951 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1951 ईस्वी में आया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किसके कब आया था? तो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। हर 5 वर्ष में योजना आता है पंचवर्षीय योजना। ये इस पर किस पर बल दिया गया था? कृषि पर अधिक बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अधिक बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना पर दिया गया। अगर सवाल आपसे ये पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, किस मॉडल पर आधारित है, तो बोलेंगे ये किस मॉडल पर आधारित बोला है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये भी सवाल याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी सवाल याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, देखिएगा अगला है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? देखिए आरबीआई के बारे में हम पूरा बेहतरीन तरीके से इसके पूरे खानदान को पलट देते हैं। आरबीआई से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको बना लेंगे। तो आरबीआई के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आरबीआई, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, आरबीआई की बात करने वाले हैं। देखिए अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई की पहले स्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, इसके बाद इसके अधिनियम कब आया था, जो भारतीय संविधान में इसका अधिनियम कब आया था। अगला सवाल ये आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना क्या हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई के अध्यक्ष कौन था, भारतीय अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष कौन है, भारतीय अध्यक्ष कौन थे पहले वाले। और उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाए कि आरबीआई का लोगो क्या है, इसका लोगो क्या है। और इसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई का कार्य क्या है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो हम एक एक सवाल के बढ़िया से सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहले बोला है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। आरबीआई की स्थापना हुआ था कब, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। अगला अधिनियम कब आया था बाबू, तो अधिनियम 1934 ईस्वी में अधिनियम आया था। कब आया था, 1934 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो सीडी देशमुख कौन थे, सीडी देशमुख जो थे इसके भारतीय अध्यक्ष थे। अगला लोगो क्या था, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, और रॉयल बंगाल टाइगर जो था इसके क्या थे, टाइगर जो थे इसके टाइगर जो था क्या था, लोगो था। अगला कार्य क्या है, तो 1 रुपया को छोड़कर जितना भी 100, 500, 200, 100, 50 रुपये के जो भी नोट होता है, तो 50, 100, 500, 200 जितना भी रुपया का नोट होता है इसको जारी करने का कार्य करता है, जारी करता है। क्या करता है, जारी करता है, केवल 1 रुपया का छोड़कर। और सारा पैसे पर किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई। अब यहाँ पर यह भी सवाल याद रखना कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक, ये भी याद रखना। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर सवाल आरबीआई से किसी भी प्रकार के सवाल आ जाएंगे आपके एग्जाम में तो आप बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या पूछा था, तो ये आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो अब अभी आपको बताएं कि आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1900 कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये हो गया। अगला है मानव विकास सूचकांक किसके अंतर्गत कार्य करता है। देखो मानव विकास जो सूचकांक है इसको हम लोग मानव विकास सूचकांक को हम लोग बोलते हैं एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसे, एचडीआई मानव विकास सूचकांक। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो यूएनडीपी के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, अगला एटीएम का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीएम का कार्य अभी बताए थे, तो 24 × 7 मतलब 24 घंटा 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। आपको सवाल बताना है कि एटीएम एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो आप लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला
ये तो गोली की तरह सवाल उड़ना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने पूरी बेहतरीन तरीके से आपको सोल्यूशन दे दिया है। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सेवा क्षेत्र का एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो इसमें जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, परिवहन याद रखना है। क्या याद रखना है, परिवहन याद रखना है, बैंकिंग याद रखना है। बैंकिंग भी क्या है, ये एक सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग याद रखना है, परिवहन याद रखना है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आप लोग जानते हैं इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अगला याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। हम हर एक सवाल को आपके एग्जाम के दायरे में रहते हुए आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपको बशर्ते क्या करना है, एक रफ कॉपी में कहीं पर लिखते जाना है ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए और हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा भी पाए। चलिए अगला सवाल क्या है, एटीएम का खोज किसने किया। देखिए, इतना सवाल को हम गहरा से लेकर आए हैं कि अगर सवाल आपके एग्जाम में कितना भी अंदर वो एग्जामिनर जाएगा उतना गहरा से हम लोग खोज कर लेकर आए। ये कभी एग्जाम में आता है कि एटीएम का खोज किसने किया था, जॉन शेफर्ड, जेम्स वाट, रॉबर्ट हुक, एडिसन। तो आप लोग जानते हैं कि एटीएम का खोज किया था जॉन शेफर्ड किया था। ऑप्शन नंबर ए। एटीएम का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, पहला प्रयोग कहाँ हुआ था ये बताएंगे। पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में जो है पहला प्रयोग हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड। एटीएम जो है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य जो होता है 24x7 इसका कार्य होता है, ये भी याद रखेंगे। तो देखो, हम एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, भारत देश अंग्रेजों का कितना वर्ष गुलाम रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत देश जो है अंग्रेजों के कितना वर्ष गुलाम रहा था। तो ये 100 वर्ष, 250 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष। तो आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के गुलाम ये 200 वर्ष रहा था हमारा भारत देश। आज़ाद कब हुआ था, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हमसे ज़्यादा बेहतरीन जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कई अगस्त को, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के इतना दोहन किया था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि कितना दोहन किया था। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अभी बताए थे कि योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। और योजना आयोग जो है ये इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री होता है, पीएम। अभी जो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। अगला है, निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी, अब अमेरिका, भारत, चीन, क्यूबा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत कैसा अर्थव्यवस्था है, तो भारत बोलेंगे ये एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। कैसा अर्थव्यवस्था है बाबू, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। चीन और क्यूबा कैसा अर्थव्यवस्था है, तो चीन और क्यूबा आप लोग याद रखेंगे कि चीन और क्यूबा साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। आपका किसी भी प्रकार के सवाल एग्जाम में आएगा तो यहाँ से सवाल 100% देते हैं, तो गारंटी देते हैं कि यहाँ से सवाल नहीं छूटेगा। पहला चैप्टर अगर आपका इसका थ्योरी नहीं देखें तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप भी बेहतरीन तरीके से पहला चैप्टर के एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर सके। अगला सवाल आइए। अगला सवाल है कि जीविका क्या है, अर्जन की प्रणाली है। यह अर्थव्यवस्था शब्द किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीविका जो है अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा था, आर्थर लेविस, ब्राउन, डेविस बेगम, कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राउन जो था आजीविका की प्रणाली, अर्जन प्रणाली कहा था। आर्थर लेविस क्या कहा था, तो अर्थव्यवस्था सामाजिक के चक्कर लगाता है, सामाजिक
परिवेश के चक्कर लगाता है। सामाजिक परिवेश के क्या कर लगाता है? चक्कर लगाता है। परिवेश के चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है? भारत सोने की चिड़िया है, किसने कहा था? आप लोग इस पर एक गाना भी सुने होंगे कि मेरे देश के हीरे मोती सोने उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की हीरे मोती। आप लोग जानते होंगे कि भारत जो था पहले सोने की चिड़िया था। आपके सुबह और शाम के आंगन में चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आती थी। और हमारे गाँव में जानते हैं कि हमारे गाँव में देवता बसते हैं, इसलिए हमारे भारत देश को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये कहने वाले कौन व्यक्ति थे आपको ये बताना है। सवाल ये पूछा है। मेगास्थनीज थे, कार्ल मार्क्स थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप लोग जानते हैं कि ये कहने वाले जो थे मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि मेगास्थनीज का एक किताब है, इनका एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं इनका पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिका VVI क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि इंडिका किसका पुस्तक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज का पुस्तक है। चलिए अगला सवाल है कि मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगर आपने बढ़िया से मेरा पहला सवाल देखे होंगे तो वहां पर एग्जाम्पल में लिखाए थे मछली पालन, कृषि और पशुपालन, खनन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देख लीजिए प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तो आप लोग एलिमिनेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? तो द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल हम दिए थे, क्या दिए थे बाबू? तो हम आपको दिए थे द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल उद्योग दिए थे। क्या दिए थे? उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र होता है। जितने भी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं वो द्वितीय क्षेत्र। और इसमें क्या है? परिवहन जो है इसका एग्जाम्पल जो है, परिवहन जो है ये तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो ये भी याद रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे जय हिंद, जय भारत। चलिए अगला लिखिए। अगला बैंकिंग प्रणाली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपको ये ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से सभी। मतलब बैंकिंग प्रणाली, बैंक क्या करता है? हम लोग को सेवा देता है। तो सेवा किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बैंकिंग प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा हम लोगों को क्या मिलता है? सेवा मिलता है, इसलिए इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। अगर समझ में सारी बातें आ रही तो कमेंट बॉक्स में एक हमारे लिए दिल तो बनता है, जल्दी से दिल बनाकर भेजेंगे। अगला है बीमारू राज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए VVI, यहां से हम 100% देते हैं बाबू गारंटी कि यहां से सवाल आपको बनेगा। देखिए बीमारू राज नहीं है, सवाल पढ़ना क्या कहा है? नहीं है। एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, यहां से आपको सारा सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए बीमारू क्या है बाबू? बीमारू, इसको याद रखना है कि बीमारू क्या है। देखिए एक ट्रिक है BIMARU, इससे आप लोग याद रख सकते हैं बीमारू राज कौन कौन है। ये हमारा क्या है? ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हैं। देखिए कौन कौन है बीमारू राज नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा है। देखिए BI से क्या होता है बाबू? तो BI से बिहार होता है। क्या होता है? BI से होता है बिहार। और MA से क्या होता है? MA से होता है मध्य प्रदेश। क्या होता है? मध्य प्रदेश। और R से क्या होता है? R से होता है राजस्थान। क्या होता है? R से होता है आपका राजस्थान। और EU से क्या होता है बाबू? तो EU से आप लोग रखेंगे याद उड़ीसा। क्या याद रखेंगे? उड़ीसा। सवाल आपसे क्या बोला है? बीमारू राज्य नहीं है। ए में है बिहार, बी में उड़ीसा, सी में मध्य प्रदेश और डी में है केरल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर देख लीजिए, बिहार है, इसमें है, उड़ीसा है तो उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है, लेकिन केरल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसके बारे में एक पॉइंट ये याद रखना है, केरल जो है भारत देश का सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता
साक्षरता वाला राज्य है, साक्षरता वाला क्या है, राज्य है, ये भी याद रखेंगे। क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अब सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था। ए में है 2005, 2006, 2009, 2010। देखो नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया था, तो ये आपसे सवाल पूछा गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2009 में जो है नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। देखो मनरेगा, 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 ये मनरेगा क्या है, तो इसमें क्या होता है कि 365 दिन में 365 दिन में 100 दिनों का 100 दिन का 100 दिन के लोगों को रोजगार की लोगों को रोजगार की गारंटी देता है। लोगों को रोजगार की गारंटी देता है। गारंटी देता है। ये क्या हो गया, ये इसी को हम लोग मनरेगा कहते। आपसे हम सवाल पूछे कि एक नबार्ड है, नबार्ड क्या है, ये आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं कि नबार्ड क्या है, तो बोलेंगे नबार्ड ये बाढ़ और सुखाड़ की समस्या में सहायता देता है। बाढ़ एवं सुखाड़ के समस्या में सुखाड़ के समस्या में क्या करता है, सहायता देता है। समस्या में क्या करता है बाबू, में सहायता देता है। सहायता देता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये आपका नबार्ड के बारे में हो गया और नरेगा और मनरेगा दोनों के बारे में हो गया। अगला सवाल, योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग जो किया गया था ये 2015 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति किसके नाम पर आया, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है बाबू, नीति जो आयोग है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होगा, तो इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और अभी जो प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जो है इसके अभी अध्यक्ष हैं। इसके सीईओ कौन होते हैं, तो सीईओ, इसके सीईओ कौन होते हैं, तो सुब्रमण्यम जो है इसके अध्यक्ष है, सुब्रमण्यम। चलिए ये भी याद रखेंगे, ये अभी वर्तमान के, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं समझ में सारे पॉइंट तो आपको लाइक कर देना है मेरे लिए, और इस क्लास को इतना प्यार दे ताकि आप लोगों तक ये क्लास बेहतरीन तरीके से पहुंच सके और मेरी टीम बेहतरीन तरीके से तक आप लोगों तक शिक्षा पहुंचा सके। अगला सवाल है कि निम्न में बिहार का पिछड़ापन का कारण क्या है। देखो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा कम है, कृषि अधिक लोग करते हैं, यहाँ पर उद्योग नहीं है, साथ में यहाँ पर क्या है कि लोग एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, तो इसलिए बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो यहाँ पर कृषि पर भी निर्भर है, उद्योगों की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार का पिछड़ापन का ये भी कारण है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, फूट डालो और शासन करो किसने नीति अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो किसने नीति अपनाई थी। अगला हम सवाल पूछे डच, फ्रेंच, अंग्रेज, पुर्तगाल। देखो फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो आप लोग जानते हैं कि फूट डालो की नीति किसने अपनाई थी, अंग्रेज लोग ने अपनाया था। आपको बताना है अंग्रेज लोग ने भारत के अर्थव्यवस्था को क्या किया था, भारत के अर्थव्यवस्था का क्या किया था, अर्थव्यवस्था का क्या किया था, तो बोलेंगे भारत के अर्थव्यवस्था का ये लोग दोहन किए थे। क्या किए थे, दोहन किए थे। किसने किया था, तो ये अंग्रेज लोग किया था। अंग्रेज जो है फूट डालो शासन करो की नीति, और उस अंग्रेज का नाम क्या था, ये नाम बताएंगे कि वो अंग्रेज जो था फूट डालो और शासन करो उसका अंग्रेज का नाम क्या था। कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि उस अंग्रेज का नाम क्या था। हमारा इसके बाद एक भी स्लाइड नहीं, लगभग हमने 25 क्वेश्चन, आपको 25 जो क्वेश्चन था हमने गोली की तरह आपको रिवीजन करा दिया है, और आप बेहतरीन तरीके से इसे रिवीजन भी कर लिए होंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बाबू, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो क्लास 10th में और 12th की तैयारी कर रहे हैं। अगर शेयर कर देते हैं इस क्लास को और
क्लास को देखने के बाद अगर इंटरेस्ट नहीं आया, अगर इस क्लास में मज़ा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स खाली गाली दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है सारी बातें तो आप इस कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब में आपका पैसा जाता नहीं तो लाइक में आपका पैसा जाता है। आपको केवल अंगूठा दबाकर सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है और क्लास में कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देना है और अगली क्लास किस पर चाहिए वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए उसके लिए तैयार कर सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।